यार, ये एक किराने की दुकान में काम करने वाला आदमी हुआ करता था, पूरे शहर का सबसे खूंखार स्ट्रीट फाइटर। उसका नाम सुनते ही गुंडे रास्ता बदल लेते थे। लेकिन ये 2 साल पहले की बात है जब उसने एक गुंडे को एक ही घूंसे से मार डाला और उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया गया। अब वो किराने का सामान स्कैन करता है, शेल्फ भरता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसका वो रूप कभी था ही नहीं। लेकिन आज रात एक रहस्यमय औरत उसका पीछा करते हुए घर तक आई और उसे सड़क पर रोककर एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे वापस हाई स्कूल जाना है, छात्र के रूप में नहीं बल्कि एक हथियार के रूप में। वो चाहती है कि वो देश के सबसे खतरनाक स्कूल में घुसपैठ करे और वहां के हर गुंडे को एक एक करके मार गिराए। और जब डियोन अविश्वास से उसे देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे डरावनी बात उस जगह पर वापस जाना नहीं है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि ये है कि उसे लड़ने का बहाना कितनी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इससे पहले कि हम उसे किशोरों को इंसानियत का अचार बनाते हुए देखें, हमें पीछे मुड़कर देखना होगा कि ये राक्षस पैदा कैसे हुआ। तो छोटा सा बच्चा डियोन बस एक औसत कमजोर प्राथमिक विद्यालय का बच्चा था जिसका एक सीधा सा सपना था कि हर दिन उसकी पिटाई न हो। उसने ब्रूस ली की किताबों को पवित्र ग्रंथों की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी भूरे बालों वाले गुंडे ने पहले दिन उसके चेहरे को निशाना बनाने का फैसला किया था। गुंडे की मुट्ठियां मान से टकराती हैं जिससे दर्द की एक ऐसी सिम्फनी बनती है जो कक्षा में गूंजती है। बाकी बच्चे डर से जम जाते हैं। टीचर अंदर आती है, डियोन का चेहरा टमाटर की तरह सूजा हुआ देख और उसे बेकार की डांट फटकार सुनाकर चली जाती। शिक्षा प्रणाली में आपका स्वागत है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ब्रेक के दौरान सब कुछ बदल जाता है। स्कूल का टॉप शिकारी अंदर आता है, डियोन की पीठ पर अनाथ का टैग देखता है और तुरंत आपा खो बैठता है। वो लड़का भी बेसहारा है और उस क्रूर मजाक से नफरत करता है। वो भूरे बालों वाले गुंडे को बुरी तरह से पीटता है, हड्डियां टूटती हैं, खून बहता है और डियोन को उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। इस दुनिया में केवल ताकतवर ही अधिकारों के हकदार हैं और बस यूं ही एक राक्षस पैदा हो जाता है। सालों बाद डियोन का शरीर अब पूरी तरह से मांसपेशियों से बना है और वो इलाके का सबसे डरावना हाई स्कूल का छात्र बन गया है। वो अंडोंग हाई स्कूल का निर्विवाद राजा बन जाता है। लेकिन फिर त्रासदी होती है। एक लड़ाई के दौरान उसकी मुट्ठी गलती से एक गिरोह के सदस्य से इतनी जोर से टकराती है कि वो मौके पर ही मर जाता है। डियोन को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है और उसका साम्राज्य रातों रात ढह जाता है। वो राक्षस गायब हो जाता है और एक बेढंगे दाढ़ी वाले किराने की दुकान के क्लर्क में तब्दील हो जाता है जो अफसोस और अधूरी गुस्से में डूबा रहता है। वर्तमान समय में डियोन काम पर है, एक किताब को घूर रहा है, लेकिन उसका दिमाग साथ देने से इनकार कर रहा है। उसका बॉस बड़बड़ाता रहता है कि आजकल के युवाओं में जुनून की कमी है। वो कहीं भी पढ़ने के बारे में बात करता है, खड़े होकर, बैठकर, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। डियोन कड़वे विचारों में डूबा हुआ है। मुझे स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं अब इस जलती हुई टेंशन को कहाँ निकालूं? इस बीच एक गंदी गली में गुंडे एक बच्चे को धमका रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं और उसके गले में हाथ डालकर उसके चेहरे पर मुक्का मार रहे हैं। बच्चा कांप रहा है, अपनी माँ से पैसे मांगने की बात कह रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड लकड़बग्घे की तरह हंस रही है, बच्चे को रोने के लिए ताना मार रही है। पीछे से कोई आवाज देता है। एक टैटू वाला गुंडा मुड़ता है। एक मस्कुलर आदमी उनसे बच्चे को धमकाना बंद करने और उसके लिए सिगरेट खरीदने के लिए कहता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से मस्कुलर आदमी बताता है कि वो वैसे भी कुछ सिगरेट खरीदने की योजना बना रहा था। गुंडे की गर्लफ्रेंड बड़ी प्यारी बनकर उसके हाथ से चिपक जाती है और वो भी साथ आना चाहती है। प्यारा जोड़ा दुकान पर पहुंचता है। बॉस घबराकर डियोन को इशारा करता है कि वो बैक रूम में जा रहा है। डियोन शांत रहता है और टैटू वाले ग्राहक का अभिवादन करता है जो तुरंत उसे रोकता है और 2 पैकेट सिगरेट मांगता है। लेकिन डियोन का दिमाग दौड़ रहा है। अरे, ये लड़का तो हाई स्कूल का छात्र लग रहा है। डियोन अपना दांव चलता है और आईडी मांगता है। टैटू वाले बच्चे का चेहरा काला पड़ जाता है। वो घूरता है और अपना कान खुजलाता है और पूछता है कि वो आईडी कैसे दे सकता है जब उसका घर सड़क के उस पार नहीं है। डियोन अड़ा रहता है। नो आईडी, नो सेल, यहाँ से निकल जाओ। गर्लफ्रेंड अपना आपा खो बैठती है और उसका चेहरा अविश्वास से सिकुड़ जाता है। डियोन सिर्फ एक पार्ट टाइमर है और इतना कठोर बन रहा है। वो लड़का उसे धमकी देता है और सोचता है कि डियोन यहाँ क्यों है, बूढ़ा आदमी कहाँ है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से डियोन पीछे नहीं हटता है। गुंडा 50 एक काउंटर पर कचरे की तरह फेंकता है। डियोन अंदर ही अंदर सोचता है कि ये छोटे कमीने पैसे उड़ा रहे हैं और उन्हें याद दिलाता है कि उसे आईडी चाहिए। वो लड़का उसे नजरअंदाज कर देता है, शराब की बोतलें पकड़ता है और उन्हें नीचे पटकता है। डियोन का धैर्य खत्म हो जाता है। वो भड़क जाता है
और पूछता है कि क्या उन्हें समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। गुंडा डियोन को गाली देते हुए सुनता है और तुरंत गुस्से में आ जाता है। वो डियोन का कॉलर पकाता है, धमकी देता है कि उसका जबड़ा तोड़ देगा और उसे गूंगा बना देगा, लेकिन डियोन बस उन मुर्दा भावहीन आंखों से वापस देखता है। मालिक घबराकर स्टोर रूम से झांकता है, यह जानते हुए कि यह गुंडा पहले भी ऐसा कर चुका है। वह बेवकूफी से भाग कर आता है, उनसे बाहर शांति से मामला निपटाने की विनती करता है। डियोन अविश्वास से देखता है, मालिक उसे पूरी तरह से छो रहा है। डियोन को एक खाली गली में घसीटा जाता है। गुंडा उसका कॉलर देकर कहता है कि वह अपने पहले के शब्द दोहराए। चेहरा गुस्से से लाल, लेकिन डियोन बर्फ की तरह शांत रहता है। गुंडा ताना मारता है, वे अब बाहर हैं, पार्ट टाइमर के पास अब कोई सुरक्षा नहीं है। फिर डियोन सर्दी की तरह ठंडा उसे घूरता है और चेतावनी देता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ। गर्लफ्रेंड अपना मुंह ढक लेती है और पागलों की तरह हंसती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सबसे मजेदार बात है। यह बेवकूफ उन्हें 3 सेकंड दे रहा है। डियोन उन चश्मों के पीछे भावहीन गिनती शुरू कर देता है। 1। गुंडा अपने दांत पीसता है, आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वह मुक्का मारने के लिए तैयार होता है। चिल्लाता है कि वह मारने वाला है, लेकिन अचानक किसी की आंखें धुंधली हो जाती हैं। रिकॉर्ड खरोंचते हैं। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को जगाने के लिए चीख रही है। डियोन वहां हाथों को जेब में डालकर है, ठंडी निगाहों से देख रहा है। गुंडा भ्रमित है, पूछ रहा है कि क्या हुआ। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि उसे मुक्का मारा गया और वह तुरंत बेहोश हो गया। उसकी आंखें बेसुध हो जाती हैं। पूछ रहा है कि यह किसने किया। वह डियोन को देखता है। उसका दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा है कि डियोन अभी भी पूरी तरह से ठीक क्यों खा है। गर्लफ्रेंड उसे उठने में मदद करती है। वह अपना मुंह पोंछता है, यह महसूस करते हुए कि 1 मिनट भी नहीं हुआ है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से और लोगों को बुलाने के लिए फुसफुसाता है। वह पहले भ्रमित होती है, फिर उसकी आंखें गुस्से से फैल जाती हैं, क्योंकि वह सीधे उसके चेहरे पर चिल्लाता है कि सुदृढ़ीकरण बुलाओ। आखिरकार वह समझ जाती है और भाग जाती है। गुंडा अपने सूजे हुए चेहरे से डियोन को घूरता है, दावा करता है कि डियोन हार गया। पूछता है कि क्या वह जानता है कि वे कौन है। डियोन का चेहरा शुद्ध गुस्से से भर जाता है, उसके दांत पिस जाते हैं। उससे निकलने वाला हथियारा इरादा दम घोंटने वाला है। उसका हाथ उस आदमी के कंधे पर पड़ता है। डियोन उसका कॉलर पा है, पूछता है कि वह कितने साल का है। इससे पहले कि वह आदमी खत्म कर सके, डियोन सीधे उसके गले पर कुचलने वाला दबाव डालता है। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो जाता है, क्योंकि वह कांपते हुए गिर जाता है और पता चलता है कि वह 17 साल का है। उसका चेहरा लाल हो जाता है, सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, आंखें कसकर बंद हो जाती हैं, क्योंकि पसीना बहने लगता है। डियोन अभी भी उसके गले पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि उस आदमी को लगता है कि वह वास्तव में मर रहा है। डियोन उसे ठंडी चेतावनी देता है कि वह फिर कभी सख्त बनने की कोशिश न करे। अगर वह फिर कभी सिगरेट खरीदने आया तो वह उसे मार डालेगा। लेकिन अचानक टैटू वाले गुंडों का एक पूरा गिरोह आता है, हंसता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। वे अपने दोस्त को डियोन के सामने घुटने टेकते हुए देखते हैं। क्षण आते हुए देखकर डियोन ऊपर देखता है, ये देखते हुए कि अब हर कोई यहाँ है। एक मोटा आदमी जो नेता जैसा दिखता है, गंभीरता से आगे बढ़ता है, पूछता है कि क्या पार्ट टाइमर पागल है। डियोन लंबे आदमी की ओर देखता है, थोड़ा झिझकता हुआ पूछता है कि क्या वह हाई स्कूल का छात्र नहीं है या उसने अपने चाचा को बुलाया है। वह आदमी घूरता है, कहता है कि वह नाडोंग ओहान हाई स्कूल से है। वह अपना हाथ उठाता है, मुस्कुराता है, कहता है कि वह के लिए खुजली कर रहा है। आगे बढ़ो, उसे पहले मुक्का मारो। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, डीन ने सीधा उसके चेहरे पर एक विनाशकारी मुक्का मारा। थूक जाता है, उसका चेहरा तुरंत सूज जाता है, क्योंकि वह दर्द से चीखता है। बड़ा आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। गर्लफ्रेंड सदमे से देखती है। मैहन एक ही हिट के बाद गिर गया। डियोन ठंडी निगाहों से समूह को घूरता है, यह घोषणा करता है कि वह यहाँ अब और नहीं रह सकता है और उन सभी को एक साथ आना चाहिए। बाकी गुंडे भ्रमित दिखते हैं। एक अपना चेहरा सिकोड़ता है और मुट्ठी के साथ आगे रखता है। डियोन शांति से अपना हाथ अपनी जेब से निकालता है। वह चेहरे पर एक साफ शॉट मारता है, जिससे वह खून थूकता है, क्योंकि वह चीखते हुए पीछे की ओर उठता है। एक और झूलता है। डियोन आसानी से बीच में से निकलता है, फिर उस आदमी के हाथ को ऊपर की ओर मारता है। वह सीधा चेहरे पर एक क्रूर कोहनी मारता है, जिससे वह पूरी तरह से विकृत हो जाता है। उसकी नाक से खून की धार निकलती है। उसे भी पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। एक और आदमी झूलता है। डियोन चारों ओर घूमता है, एक बार घूमता है, फिर एक मुक्का मारता है जो उसे उड़ा देता है। एक गुंडा पास में बियर की बोतल पकता है, कांपते हुए। वह डियोन
की ओर देखता है, चेहरा काला पाता है, बोतल लेकर होता है और चीखता है, देओन मरने वाला है। लेकिन वाक्य खत्म करने से पहले ही देओन का मुक्का पहले ही जुड़ चुका था। उसने उसे सीधा छाती में मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ा। बियर की बोतल जाती है। गुंडे का शरीर दर्द से ऐंठता है, आंखें पीछे की ओर घूमती हैं इससे पहले कि वह गिर जाए। देओन अपना सिर खुजलाता है, उस आदमी की ओर देखता है जिसने अभी तक हमला नहीं किया है, पूछता है कि क्या वह लेगा या नहीं। उस आदमी का चेहरा विकृत हो जाता है, पसीने से तरबतर जम जाता है। बिना किसी संदेह के इतना शक्तिशाली कोई, यह केवल एक व्यक्ति हो सकता है। वह देओन को देखता है, वह भी भ्रमित है। अचानक वो लड़का बताता है, देओन एक सीनियर है जो उसके स्कूल में पढ़ता था, है ना? गर्लफ्रेंड एकदम से चौंक कर मुड़ती है। क्वान देओन, एनन एरिया का लीडर। उसे देओन की वर्दी वाली इमेज याद आती है, जिसने सारे विरोधियों को धूल चटा दी थी, हाथों को जेब में डाले हुए चल रहा था। इंचान एरिया, जो 2 साल पहले खून में डूबा हुआ था, पूरी तरह से 1 हफ्ते में साफ हो गया था। वो कहती है कि क्वांडन से पिटने से अच्छा तो गोली मारना होगा। फिर वो पीछे देखती है और सोचती है, लेकिन सच में वो काफी हैंडसम है, तो अफवाहें तो बस अफवाहें ही होंगी, है ना? बाकी बचा लड़का जल्दी से 90 झुककर चिल्लाता है कि उसे नहीं पता था और माफी मांगता है। दाउन अजीब महसूस करता है, उसके पास जाकर उसके सिर के पीछे पकड़ता है और कहता है कि बकवास मत करो। वो लड़का माफी मांगता रहता है। देउन उस लड़की को देखता है जो बड़ी बड़ी लाल आंखों से खड़ी है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो हकलाती है। देउन ने आह भरी, पीछे दर्द से कराहते बेहोश पड़े लोगों को देखकर और पूछा कि उनका क्या करना चाहिए। वो बाकी लोगों को जगाते हैं। अब वो सब जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं, हाथ पीछे बंधे हुए हैं, सिर झुके हुए हैं। खून उनके सिर में चढ़ रहा है, जिससे उनके चेहरे पूरी तरह से शर्म से लाल हो गए हैं। दाउन सफेद शर्ट पहने बदमाश के ऊपर बैठा है, उसका शरीर कांप रहा है। देउन उसे अपने हाथ सीधे करने का आदेश देता है। दाउन उस लड़के के शरीर के ऊपर उछलता है, ठंडे लहजे में चेतावनी देता है कि अगर वो दोबारा कभी भी सुविधा स्टोर पर आए और कचरे की तरह बर्ताव किया तो उनका अंत निश्चित है। ग्रुप घबरा जाता है और चिल्लाता है, समझ गए। दूसरी तरफ कोई चुपके से देउन को देख रहा है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उस शाम आसमान सूर्यास्त के रंगों से रंगा हुआ था। उस जानी पहचानी सड़क पर देउन हाथों को जेब में डाले हुए चल रहा है और सोच रहा है कि कैसे उन गुंडों ने उसे पढ़ने से रोका था, लेकिन उसे लग रहा है जैसे इतने लंबे समय बाद उसने अपने हाथ की एक्सरसाइज की है। अचानक सेक्रेटरी ली उसके बगल में प्रकट होती है, हाथ बांधे हुए। देउन उसके पास से गुजरता है, लेकिन वो उसका रास्ता रोकती है, अपना हाथ उठाकर अपने चश्मे को ठीक करती है और थोड़ी देर बात करने के लिए कहती है। देउन हैरान होकर पूछता है कि उसके पास समय नहीं है। वो शांति से उसे एक बिजनेस कार्ड देती है। देउन उसे लेता है और हैरान होता है कि शिक्षा संयम का क्या मतलब है। इससे पहले गैब्रियल उसे हैरानी से देख रहा था और पूछ रहा था कि क्या उसने सच में उससे संपर्क किया और क्या वो प्रपोजल के लिए मान गया। सेक्रेटरी ली की आंखें दृढ़ संकल्प से भर जाती हैं। सीन कट होकर दिन के समय स्कूल का होता है। देउन गेट पर अपना बैग लेकर खड़ा है और सच में यहाँ होने पर आह भर रहा है। वो अपनी टाई ढीली करते हुए अंदर जाता है, स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहने हुए। उसने अपनी दाढ़ी भी कटवा ली है, बाल कटवा लिए हैं और चश्मा हटा दिया है। देउन 20 साल की उम्र में हाई स्कूल शुरू करने पर आह भरता है। उसे सेक्रेटरी ली के साथ हुई बातचीत याद आती है। देउन अपना कान खुजा रहा था और इस एएन लीडर यूजीन कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत हैरान था। उसने गंभीरता से अपना चश्मा ठीक किया और समझाया कि यह बिल्कुल प्रोजेक्ट के नाम जैसा है। उसे लगता है कि पहले उसकी क्षमताओं को देखने के बाद यह संभव हो पाएगा। देउन कॉफी पी रहा था, पूरी तरह से खोया हुआ, और पूछ रहा था कि क्या वो शिक्षा के बहाने बेवकूफी भरी चीजें कर रही है। लेकिन अचानक वो बहुत गंभीरता से खड़ी हो गई और बताया कि उन्होंने उसके बारे में जानकारी जुटाई है। देउन हैरान होकर पूछता है कि वो कौन है। वो पास झुकती है, उसका हाथ उसके कंधे पर रखती है और आंखों में समझदारी भरकर फुसफुसाती है कि वो किसी और से ज्यादा बेकार है, इसीलिए उसे अब मजबूत बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भले ही उसे यह बेतुका लगे, लेकिन वो जानती है कि उसमें इनकार करने की क्षमता नहीं। यह अतीत के बारे में डींग मारने का समय नहीं। देउन ने यह सुना और घूरने लगा, खंडन करने में असमर्थ। उसने पूछा कि क्या यह अतीत की सभी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं है। देउन का चेहरा शांत हो गया और पूछा कि उसे पहले क्या करना चाहिए। स्कूल में वापस आने का पहला दिन देउन शांति से कॉरिडोर में चल रहा है। उसकी लंबी कदकाठी के कारण महिला छात्र लगातार कानाफूसी कर रहे हैं कि वो हैंडसम ट्रांसफर स्टूडेंट है। होमरूम टीचर मंत्रमुग्ध छात्रों की ओर इशारा करता है और उन्हें जल्दी से क्लास में वापस जाने के लिए कहता है। क्लास के अंदर जंग का मतलब है किसी की पीठ पर लाद कर ले जाना। वो बाकी लोगों को ब्रेड खाने के बारे में बताता है। कोई उसे याद दिलाता है कि आज ब्रेड रोटेशन वाली बात भूल जाओ। क्या कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला नहीं है? जंग मिन
उतर जाता है और डोंग मिन के पास जाता है और बताता है कि वो विशाल हाथी ड्रॉप आउट हो गया है। अचानक होमरूम टीचर दरवाजा खोलता है और उनसे आग्रह करता है कि वो इकट्ठा होना बंद करें और अंदर आएं। होमरूम टीचर एक रूलर पकड़े हुए अंदर आता है, घूरता है और उन्हें चुप रहने और बैठने के लिए कहता है। देउन उसके पीछे अंदर आता है। टीचर नए ट्रांसफर स्टूडेंट का परिचय कराता है और उसे अपना परिचय देने के लिए कहता है। देउन अपने हाथों को जेब में डालता है, छात्रों को देखता है और इंछान से देउन क्वान के रूप में अपना परिचय देता है। नीचे महिला छात्र हांफती हैं, आंखें बिना पलक झपकाए फटी की फटी रह जाती हैं। लड़के भी आंखें फाड़कर देखते हैं। जोंगमिन हंसता है और होंग को बताता है कि जूरी फिर से मेकअप कर रही है और शायद नए छात्र को पसंद करेगी। जूरी एक्साइटमेंट से भरी पाउडर फिर से लगा रही है, लेकिन डोंगमिन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। आंखें चौड़ी बड़बड़ाते हुए कि ट्रांसफर स्टूडेंट को अपने पहले दिन एक सबक की उम्मीद करनी चाहिए। टीचर खाली जगह को देखता है, समझाता है कि एक स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट कर दिया, इसलिए वह सीट खाली है। देउन बैठ जाता है, दोस्ताना मुस्कुराता है और अपने पड़ोसी को हेलो कहता है। उसका नाम पूछता है। वह आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है। अपना परिचय मस किम के रूप में देता है। मुंह लिखने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि देउन को याद दिलाता है कि यह क्लास शायद उसकी पिछली क्लास से अलग होगी। देउन भी चश्मा लगाता है और कहता है कि उसे पढ़ाई के लिए इनकी जरूरत है। जोंगमिन स्ट्रेच करता है और मुस्कुराता है, पूछता है कि क्या उन्हें शुरू करना चाहिए। कोई टिप्पणी करता है। देउन सच में बूढ़ा दिखता है। वह जल्दी से आत्मविश्वास से भर जाता है, उनसे चुप रहने और जब वह बोल रहा हो तो उसे देखने के लिए कहता है। देउन ध्यान से मस का लेक्चर सुन रहा है। उनके पीछे जंग धीरे धीरे आ रहा है। वह अपना हाथ उठाता है। मस का चेहरा जम जाता है। तुरंत बाद जंग उसकी गर्दन के पीछे एक हिट मारता है, उसे गायब होने के लिए शाप देता है। उसके बगल में बैठा देउन चौंक जाता है, उन्हें देखने के लिए अपना चश्मा उतारता है, सोचता है कि क्या हो रहा है। वह आदमी चौड़ी आंखों से घूरता है, अपनी भौहें चढ़ाता है और नकली हंसी हंसता है। देउन को बताता है कि उसे एक दोस्त पाकर खुशी हो रही है, लेकिन उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए और सॉसेज ब्रेड खरीदना चाहिए। जंग समझाता है। देउन का पुराना दोस्त ब्रेड खरीदने का काम करता था, लेकिन बिना ईमानदारी के ड्रॉप आउट कर दिया। जंग आगे कहता है कि अब परजीवी चला गया है। पूछता है कि क्या देउन को लगता है कि वह बच सकता है। उसे अपने दोस्त की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना। तुरंत बाद वह मुंह की ठोड़ी पकड़ता है, उसे याद दिलाता है कि अब वह आधिकारिक तौर पर ब्रेड खरीदने का इंचार्ज है। बधाई हो। मुंह घबराहट भरी आंखों से देखता है, हकलाता है। वह अपनी घड़ी दिखाता है, समझाता है कि वह नहीं कर सकता क्योंकि डिस्कशन पीरियड के ठीक बाद एक क्लास है, लेकिन डोंग नीचे हंसता है कि वह बेवकूफ क्या कह रहा है। डोंग अपने चेहरे को अपनी हथेली पर टिकाता है, आंखें बंद करता है, फिर खोलता है। मस की दयालुता के कारण ज्यादा जानने जैसा महसूस करने के बारे में मुस्कुराता है। तुरंत बाद वह अपना चेहरा बंद कर लेता है, गुस्से से भरे दांत पीसता है, सबको अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वह गुर्राता है कि अगर किसी ने भी उन्हें खोलने की हिम्मत की तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुइन उलझन में है, ग्रुप को देखता है, सोचता है कि क्या उन्होंने सच में अपनी आंखें बंद कर ली हैं। बिना हिचकिचाहट के जंग मुंह के सिर पर मारता है, पूछता है कि क्या वह पागल है। लगातार हिट लगते हैं, जिससे मस घबरा जाता है और अपने सिर को ढकने के लिए हाथ उठाता है। टोंगमैन गुस्से से भरा है, घूर रहा है, कह रहा है कि वह अब परेशान होने लगा है। वह मस को जाने का आदेश देता है। देउन ये देखता है और मुश्किल से अपने दांत पीसता है। उस कमीने को देखो, अगर मैं उससे निपटूं। लेकिन देउन को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें याद आती हैं। प्रोजेक्ट की सुरक्षा नियंत्रणों का पालन करें, सीमा से परे हिंसा न करें, बिना औचित्य के दंडित न करें, पकड़े मत जाओ। यहाँ इतने नियम कैसे हैं? वह मुझसे क्या करवाना चाहती है जब मुझे यह सब फॉलो करना है? सेक्रेटरी लाई एक टैबलेट पकड़े हुए थी, समझाते हुए कि चूंकि यह एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इसलिए वह सावधान रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान में वापस देउन अपनी भौहें चढ़ाता है और बगल में देखता है, सोचता है यहाँ इतने नियम हैं। मुंह की आवाज कांपने लगती है जब वह माफी मांगता है। फिर जंग अपना निशाना देउन की ओर मोड़ता है, पूछता है कि वह अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर रहा है। देउन लापरवाही से देखता है, कहता है कि वह बंद करने ही वाला था। डोंगमेन और भी खुशी से मुस्कुराता है, मस के सिर को थपथपाता है, समझाता है देउन को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्योंकि वह अभी अभी यहाँ आया है। वह जिस सीट पर बैठा है वह पहले किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो ब्रेड खरीदने का काम करता था। खुशी से मुस्कुराते हुए सुझाव देते हैं कि वे साथ में जाएं। मस बेबस और घबराया हुआ है। देउन से पूछता है कि क्या वह उसके साथ जाना चाहता है।
है। देउन अपना हाथ सिर खुजाने के लिए उठाता है, चिढ़ से भरी आंखें बंद करता है, कहता है, नहीं, एक आदमी का जाना ही काफी है, उन्हें साथ में क्यों जाना चाहिए। यह सुनकर मुंह घबरा जाता है, माफी मांगता है। जंगमैन खुशी से हंसता है, पूछता है कि क्या ये बच्चे सच में अपनी रैंक की तुलना कर रहे हैं। जंग अपनी आंखें सिकोड़ता है, इस बात में शामिल होता है कि वे कितने परेशान करने वाले हैं। तुरंत बाद वह चौड़ी आंखों से घूरता है, संतुष्टि से भरा हुआ देउन को याद दिलाता है कि वहां आत्मविश्वास से भरा अभिनय करते हुए खड़ा न रहे और जल्दी से जाए। देउन झंझट नहीं चाहता है, इसलिए वह अपना हाथ डेस्क पर टिकाता है और खड़ा हो जाता है। फिर वह अपना हाथ ऊपर लहराता है, उन्हें पूरी तरह से उदासीनता से याद दिलाता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है तो उसे पैसे दो। लेकिन डोंग मिंग उस उंगली को घूरता है जो इशारा कर रही है, पूछता है कि यह क्या है और देउन अपना वॉलेट क्यों नहीं निकाल रहा है। वह देउन का सिर पकड़ता है, चिल्लाता है कि क्या वह पागल है, लेकिन देउन पूरी तरह से शांत दिखता है। तुरंत बाद डोंगमैन गुस्से में देउन के चेहरे के करीब आता है, उससे कहता है कि उसकी ओर इस तरह इशारा न करे, पैसे जाहिर तौर पर देउन के होंगे। वह आदमी शाप देता है, जिससे देउन बेबसी से आह भरता है। क्या उसके माता पिता उसे जेब खर्च नहीं देते थे, या उसके माता पिता नहीं हैं? ड्यून की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती हैं जब वह ऊपर देखता है। डोंग मिन का हाथ अभी भी उसके सिर को पकड़े हुए है, बड़बड़ा रहा है कि उसके मुंह और हाथों में खुजली होने लगी है। तुरंत बाद ड्यून ने डोंग की पसलियों में मुक्का मारा, जिससे वह दर्द से कराह उठा। क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था, आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। इसके बाद डेगुन ने सीधे उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। उसका चेहरा हिट होता है और पीछे की ओर उड़ जाता है। कक्षा में छात्र स्थिति को पूरी तरह से भ्रम में देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं। ड्यून अभी भी शांति से मुस्कुराते हुए अपना मुक्का चला रहा है। उन हास्यास्पद नियमों की परवाह कौन करता है, मुट्ठी ही स्कूल का कानून है। तुरंत बाद एक अंतिम फिनिशिंग ब्लो से डोंगमिन नीचे गिर जाता है। उसका शरीर पीछे गिर जाता है, बुरी तरह पीटा हुआ। जूरी यह देखती है और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। कक्षा में अन्य बच्चे भी भ्रम में अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं। राक्षस अपनी गद्दी पर लौट आया है और यह तो बस शुरुआत है। फिर वह दूसरे गुंडे के पास गया, जिसने जवाब देने और लड़ने की हिम्मत करने पर अपने दांत किटकिटाए। डुन ने उसके पेट में सीधा मुक्का मारा, जिससे वह पीड़ित हुआ और दर्द सहना पड़ा। वह एक और वार करने ही वाला था कि तभी मोटा लड़का उठ गया और लोहे की कुर्सी लेकर हमला कर दिया, लेकिन बंदूक ने उसे पूरी कक्षा के सामने दूसरी बार ठंडा कर दिया। जैसे ही वह दो गुंडों को सीधा कर रहा था, एक और व्यक्ति अंदर चला गया, जिससे हर कोई डर गया। यह मनहो था, कक्षा का असली नेता। मनहो स्पष्ट रूप से कोई साधारण लड़का नहीं था। उसने तुरंत डॉन की लड़ने की क्षमता को पहचान लिया। पहले तो मनहो ने डॉन से लापरवाही से बात की, लेकिन जिस क्षण डॉन ने आंखें फेरी, उसने एक चुपके से हमला शुरू कर दी। डॉन ने उसके रुख को पहचान लिया। वह निचले शरीर को निशाना बना रहा था, जो किसी पुरुष प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराने का सबसे तेज तरीका था। सभी ने स्वाभाविक रूप से अपने हाथों को अवरुद्ध करने के लिए नीचे कर लिया, और जब तक डुन को एहसास हुआ कि यह एक बेहोशी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनहो ने पहले ही डुन के चेहरे पर एक शक्तिशाली मुक्का मार दिया था। जब डुन अवाक था, मनहो ने फिर से झपट्टा मारा, लेकिन इस बार डुन ने उसे ठोकर मार दी। इससे पहले कि वह गिर पाता, डुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे वापस पटक दिया, जिससे वह जमीन पर अवाक रह गया। उस दिन के बाद हर सुबह डॉन गुंडों को इकट्ठा करता था और उनसे कहता था कि वे अपने सहपाठियों से खिलवाड़ न करें। मैं तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा पिता बन सकता हूं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसा व्यवहार करते हो, इसीलिए ठीक से रहो। फिर उसने सभी को अभी से चेतावनी दी, अगर कोई भी धमकाता है तो बस मुझे बताओ, मैं उनकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दूंगा, ताकि उनके अपने माता पिता उन्हें न पहचान सकें। अन्य लड़के थोड़े डरे हुए थे, लेकिन अविश्वसनीय रूप से आभारी थे। वह अद्भुत है। कक्षा के दौरान डुन ने ध्यान से सुना, जिससे उसने पहले लड़ने में बिताए सारे समय की भरपाई कर ली। जहां तक 3 गुंडों की बात है, वे स्पष्ट रूप से बदलाव के आदी नहीं थे। जैसे ही कक्षा समाप्त हुई, मोटे लड़के ने अंगड़ाई ली और शिकायत की कि उसे भूख लगी है। किसी को खाना लाने का आदेश देने ही वाला था। जब उसने डॉन को घूरते हुए देखा तो वह कांप गया। सुनहरे बालों वाले ने अपने दोस्त को कोसते हुए कहा कि वह लापरवाह न हो, लेकिन वह खुद अभी भी एक सहपाठी की पीठ पर सवार था। सुनहरे बालों वाले को अपनी बुरी आदत का एहसास होने में थोड़ा समय लगा। वह जल्दी से कूद गया और माफी मांगी। मेरा मतलब नहीं था, तुम अचानक मेरे ऊपर चढ़ने के लिए क्यों घुटने टेक दिए? फिर उसने सहपाठी से कहा, अगली बार स्थिर रहना। उन्होंने भले ही ऐसा कहा हो, लेकिन हर कोई निराश महसूस कर रहा था और बदला लेने की साजिश रच रहा था। अगर आप हीरो हैं तो 10 साल इंतजार करना ज्यादा लंबा नहीं है। कक्षा में एक
खूबसूरत लड़की जीसू इन दयनीय लोगों को देखकर ऊब गई। वह डुन के पास दौड़ी, उससे लिपटी रही और उसे बाहर घूमने के लिए कहा। उसने पहले भी तीनों गुंडों को फुसलाने के लिए उसी तरह की मीठी मीठी बातें की थीं, इसलिए उन्होंने मान लिया कि डुन भी उसके झांसे में आ जाएगा। जीसू उसे लुभाने की कोशिश करती रही, लेकिन अजीब तरह से डुन थोड़ी देर के लिए उसके पीछे देखता रहा। अंत में उसे एहसास हुआ कि वह बोर्ड को देखने में बाधा डाल रही है। उसने उसे अपने सवालों के जवाब देते हुए देखा, जबकि वह अभी भी तेजी से नोट्स कॉपी कर रहा था। स्पष्ट रूप से वह एक किताबी कीड़ा था और कोई भी प्रलोभन बेकार होगा। जीसू गुस्से में खड़ी हो गई और तीनों गुंडों के पास चली गई। उसने उन्हें डांटा, उनसे कहा कि वे पढ़ें और उचित व्यक्ति बने और बदला लेने के बारे में भूल जाएं। तभी एक लंबा सुनहरे बालों वाला लड़का अंदर आया और मनहो से एक नए छात्र द्वारा पीटे जाने के बारे में पूछा। यह अगली कक्षा का नेता था। मनहो को पता था कि ये कुत्ता उसे उकसाने के लिए यहाँ है। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और लड़ने के लिए तैयार होकर एक पेन पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से जबड़े लड़ा रहे थे, बस हाथापाई करने ही वाले थे। विंडीगन्स शाउट ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा कि ये बहुत शोर कर रहे हैं, वो पढ़ाई करना चाहता है। मनहो को इशारा समझ आ गया और वो अपनी सीट पर वापस चला गया। गोरा नेता भी अपने गिरोह को वापस क्लास में ले गया। कुछ और ताने मारना नहीं भूला। कितना नमकीन है। जाने से पहले वो डुन से बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डुन ने उसे अनदेखा कर दिया और लगन से अपने नोट्स कॉपी कर रहा था। उस रवैये ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया। जैसे ही वो देओन की नोटबुक फाड़ने वाला था, डुन के हाथ ने उसे दबा लिया और उसे पीछे की ओर मोड़ दिया। दर्द से गोरे का चेहरा बिगड़ गया और उसने दया की भीख मांगी। जब आंसू और नाक बहने लगी, तब डोन ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। उसने धीरे से उसे याद दिलाया, मुझे अवकाश खत्म होने से पहले ये नोट्स कॉपी करने हैं। अगर तुम अपनी उंगली नहीं खोना चाहते हो तो बाद में आना, ठीक है? एक बार रिहा होने पर गोरे ने बहुत माफी मांगी और अपने गिरोह को वापस क्लास में बुला लिया। बेशक ये सब बातें थीं। तुरंत बाद उसने डोन पर अचानक मुक्का मारा। गोरे को उम्मीद नहीं थी कि डैगन को इस चाल का अंदाजा होगा। डोन ने आसानी से चकमा दिया और उसे थप्पड़ मारा, जिससे वो पीछे की ओर लुढ़क गया। उसके साथी को अपने क्लास लीडर को एक ही चाल में धराशायी देखकर डर लग गया। कितना डरावना है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरी क्लास और तीनों बदमाश हैरान थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बदला लेने के बजाय माफ करना सीखना चाहिए। ये उनके दांतों के लिए अच्छा होगा, वरना उनके पास दलिया खाने के लिए जबड़े भी नहीं बचेंगे। तभी टैटू वाले इंक लगे लोगों का एक और समूह आया और मनहो के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। नेता की चिड़चिड़ी आवाज सुनकर मनहो फिर से अपना पेन पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वो उसे निशाना नहीं बना रहे हैं। उनमें से लगभग 10 लोगों ने डुन की डेस्क को घेर लिया। इस स्थिति में दिगुन को पता था कि वो नोट्स कॉपी करना जारी नहीं रख सकता। नेता ने डुन को विनम्रता से देखा और अपने डेस्कमेट से हटने के लिए कहा ताकि वो आसानी से बात कर सके। उसने अपना परिचय कक्षा सी से सान्हो के रूप में दिया और सीधे कहा कि वो नहीं चाहता कि डोन स्कूल का बॉस बने। लेकिन डुन का शांत चेहरा देखकर, जिसने साफ साफ कहा कि वो बहुत कमजोर है, सान्हो को पता था कि इस नए छात्र में कुछ हिम्मत है। उसने स्कूल के गेट पर स्कूल के बाद एक बैठक तय की और अपने गिरोह को दूर ले गया। डुन ने उन्हें जाते हुए देखा, थोड़ा शर्मिंदा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अपने पहले कुछ दिनों में ही वो इतना ध्यान आकर्षित करेगा। तभी मनहो चलकर आया और उसके साथ बैठने के लिए कहा। डून के इनकार के बावजूद उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया और उसे याद दिलाया कि सान्हो एक सच्चा लड़ाकू है। पता चला कि मनहो सान्हो को हराने में डून की मदद करना चाहता था, लेकिन डून को इसकी जरूरत नहीं। मनहो ने डून के विरोध को अनदेखा कर दिया और सान्हो की लड़ाई शैली और उससे मुकाबला करने के तरीके के बारे में बड़बड़ाना जारी रखा। सान्हो ने जाहिर तौर पर मिडिल स्कूल से ही बॉक्सिंग सीखी थी, सिर्फ स्कूल का बॉस बनने के लिए। वो नियमित रूप से अपने सहपाठियों को पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करता था और उन्हें तब तक पीटता था जब तक कि वो पूरी तरह से पिट न जाए। कई तो अस्पताल में भी भर्ती हो गए, लेकिन सान्हो की डरावनी उपस्थिति के कारण किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। दोपहर के भोजन के समय हर कोई हैंडसम नए छात्र को विस्मय से देखने लगा। उसकी हालिया शानदार जीत ने अन्य क्लास लीडरों का ध्यान आकर्षित किया था। डेगुन ने हालांकि इस सब को अनदेखा कर दिया और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। उसे कैफेटेरिया का खाना खाए हुए काफी समय हो गया था। कितना यादगार है। जल्द ही मनहो का पूरा गिरोह उसके चारों ओर जमा हो गया। ये लड़का अभी भी डून को अकेला नहीं छोड़ रहा था और उसे सान्हो के बारे में फिर से चेतावनी दे रहा था। वो शांति से खाना भी नहीं खा पा रहा था। कितना दृढ़ है? डून ने पूछा कि वो सान्हो को क्यों हराना चाहता है। पता चला कि वो पहले उससे लड़ चुका था और उस लड़ाई में कुछ हुआ था। सान्हो के पास शुरू में अपनी बेहतर बॉक्सिंग कौशल के
साथ ऊपरी हाथ था और उसने मुझे बुरी तरह पीटा। मेरे पास सबसे क्रूर और घृणित कदम, एक नीचा प्रहार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वो भयानक दर्द में चिल्लाते हुए आत्मसमर्पण कर रहा था। लेकिन बाद में मैं अपनी जीत को भी स्वीकार नहीं कर सका और मुझे बहुत दोषी महसूस हुआ। संक्षेप में, वो कई त्वरित चकमा तकनीकों वाला एक बॉक्सर है। जैसे ही वो बहस कर रहे थे, कागजों का एक ढेर डुन के भोजन में गिर गया। अरे यार, हुआ ये कि साहो के 2 चेले थे जो मस्ती कर रहे थे और सॉरी बोलते टाइम भी स्माइल कर रहे थे। वो भागने ही वाले थे कि दुन ने उनके हाथ पकड़ लिए, रोक दिया उनको। सबको पता था कि अब तो पक्का लड़ाई होने वाली है और ये दूसरे क्लास के लीडर्स के लिए भी एक मौका था कि वो नए स्टूडेंट का फाइटिंग स्टाइल देख सकें। दुन तो गुस्से से लाल था। उसने इतनी जोर से पकड़ा कि वो बंदा डर गया। उसे पता चल गया था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है और अब उसकी धुनाई होने वाली है। तभी हैंगरेओंग ऑर्गेनाइजेशन से मैसेज आया तो दिगुन ने उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उन्होंने मौका देखा और भाग गए। क्या किस्मत थी उनकी। दिगुन ने मैसेज चेक किया। फीमेल मैनेजर ने उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए कहा था। उसे याद आया कि वो रूल्स के बारे में बहुत बात करती थी, सिर्फ उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के वजूद को बचाने के लिए भी। अगर उसने ज्यादा गड़बड़ की और उनकी पहचान उजागर कर दी तो वो अपनी बोरिंग गरीब जिंदगी में वापस चला जाएगा। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट के बाद इनाम में बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी, तो थोड़ा कंट्रोल करना ठीक रहेगा। दुन ने खुद को याद दिलाया, फिर अपनी ट्रे उठाई और वहां से चला गया, जबकि मानहो गैंग अभी भी उसे साहो को हराने के लिए कह रहा था। ये बंदा तो एकदम दीवाना था। जैसे ही दुन बाहर निकला, वो उस लड़के से टकरा गया जिसने पहले उस पर पेपर फेंके थे। डोन को पहचान कर वो भागने लगा, लेकिन डोन ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। ये लड़का जिद्दी था और माफी नहीं मांग रहा था, ये कहते हुए कि एक क्लास का स्टूडेंट दूसरी क्लास के स्टूडेंट को तब तक नहीं छू सकता जब तक वो उनके लीडर को हरा ना दे। क्या बेकार रूल था। दुन ने उसे जल्दी से कुछ घूंसे मारे, जिससे उसने थूक दिया और वो गिर गया। फिर उसने उसे साहो को बुलाने के लिए कहा ताकि वो उससे भी निपट सके। उस लड़के ने कहा कि साहो सैंडबैग पर घूंसे मार रहा है। दुन को एहसास हुआ कि वो क्लासमेट्स को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दुन ने वार्म अप किया, अपने हाथ पैर फैलाए और सीधे साहो की क्लास में जाने का फैसला किया। सच में जब वो पहुंचा तो साहो 2 स्टूडेंट्स के बीच में खड़ा था जिनके चेहरे सूजे हुए थे। साहो ने लड़ने का फैसला किया और दोनों पंचिंग बैग को बाहर निकाल दिया, लेकिन पहले उसने उनसे ये कहने के लिए मजबूर किया कि उनकी चोटें उसकी वजह से नहीं लगी। इस बीच डियन ने देखा कि क्लास स्टूडेंट्स से भरी हुई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। डोन उस बेबसी को पूरी तरह से समझ गया था, क्योंकि वो भी पहले ऐसा ही था। तब जब किसी गुंडे ने उसे रुलाया था तो टीचर ने भी ध्यान नहीं दिया था, डर के मारे कि कहीं वो बीच में न फंस जाए। आखिरकार उस गुंडे को एक और भी ताकतवर आदमी ने दबा दिया, जिसने ये ऐलान किया कि कोई उसे दोबारा नहीं छुएगा। दुन जानता था कि ये सिर्फ गुस्से में दिया गया बयान था, लेकिन इससे उसे तब से परेशानी से बचने में मदद मिली है। अब दुन ने फैसला किया कि वो सबसे बड़ा गुंडा बनेगा ताकि इन सड़े हुए बदमाशों को कंट्रोल कर सके। साहो के एक गुंडे साथी ने दुन पर घूंसा मारा, लेकिन दुन ने उसे एक ही वार में गिरा दिया। दुन को इस मोटे लड़के को मारने में काफी मजा आया। ये बुरा पंचिंग बैग नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही वीडियो को हाइप भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।